बेटा अब तेरी शादी के लिए लड़का देखना होगा। तेरी शादी कर दूंगी अब। क्या मम्मी, जब देखो लड़का लड़का लड़का, परेशान हो गई हूँ मैं। अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी अभी तो मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ है। मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे शादी वादी नहीं करनी। आपको इतना ही है तो आप ही कर लो ना दोबारा शादी मेरी जगह। चुप कर बेशरम, तेरी उम्र में मेरे 2-2 बच्चे हो गए थे। शादी तेरी मैं कोई ऐसे वैसे घर में थोड़ी ना कर दूंगी। अच्छा पैसे वाला घर ढूंढूंगी, जॉइंट फैमिली होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे काम तो तेरी जेठानी और सास ही कर देंगे। मुझे शादी नहीं करनी, मैं बोल देती हूँ। अंजलि गुस्सा होकर चली जाती है और अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। इस उम्र में कौन शादी करता है, मुझे बाहर अकेले जाने नहीं देते। मैं नहीं शादी करने वाली, ये लोग चाहे कुछ भी कर ले। अंजू अंजलि की शादी करवाने के लिए कमर कस लेती है और लड़के देखने लगती है। अंजू अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है कि अंजलि को शादी के लिए मना सके। उत्तम जब अंजू को पसंद आ जाता है तब अंजू अंजलि से कहती है, बेटा एक बार उत्तम को देख ले, बहुत हैंडसम है। माँ तुम भी ना, तुम्हें पता है ना मुझसे घर के काम या किसी भी चीज की समझ नहीं है मुझमें। मैं वहाँ क्या करूँगी, सबको कैसे संभालूंगी। बेटा तुझे कुछ नहीं करना, तू बस वही करना जो तेरी जेठानी करेगी। बाकी तुझे कहीं दिमाग नहीं लगाना। और घर संभालना कोई तोप थोड़ी ना है। मुझे भी कौन सा कुछ आता था जब मैं शादी करके आई थी यहाँ। मैं वैसे वैसे करती थी जैसा जैसा मेरी जेठानी करती थी, और आज देख ले कहाँ हूँ मैं। अंजू की बातें सुन अंजलि शादी के लिए तैयार हो जाती है। अंजलि और उत्तम की शादी बड़े ही अच्छे से हो जाती है। अंजलि ससुराल में आने के साथ ही देखती है कि उसकी जेठानी मेकअप कर रखी है। जेठानी को देखकर अंजलि मन ही मन कहती है, भाभी तो फुल टू मेकअप में रहती है, तो मैं भी मेकअप कर सकती हूँ। अंजलि शादी के पहले ही दिन सज धज के तैयार हो जाती है और अपनी जेठानी के साथ रसोई में चली जाती है। अंजलि मैं नाश्ता बना रही हूँ, तुम मेरा साथ देना। जी भाभी। वो मन ही मन सोचती है, ऐसे भी मुझे क्या ही आता है, मुझे तो आपकी कॉपी ही करना है। आपने खुद ही कह दिया कॉपी करने को, उससे बड़ी बात क्या होगी। हमारे घर में ना सबको इटालियन बहुत पसंद है, स्पेशली पिज्जा एंड लजानिया। शीतल नाश्ता बनाने लगती है। अंजलि भी उसके साथ उसका हाथ बटाने लगती है और फिर दोनों मिलकर सबको नाश्ता परोसती हैं। अपनी दोनों बहुओं को एक साथ काम करता देख मीरा कहती है, दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाती बहुत अच्छी लग रही हो। इसी तरह हमेशा एक साथ रहना। माँ तभी तो आज पिज्जा में बिना चीज के डबल चीज का स्वाद आ रहा है। आप भी ना कुछ भी बोल देते हो। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। शादी में आए सभी रिश्तेदार चले जाते हैं। फिर एक रोज अंजलि देखती है कि शीतल जींस के साथ हाई हील्स पहने अपने कमरे से निकल कर आ रही है। अंजलि मैं तुम्हारे भैया के साथ घूमने जा रही हूँ, तुम खाना पीना बना लेना और उत्तम और मम्मी जी को खिला देना। जी भाभी, जींस टॉप में तो आप बवाल दिखती हो। मैं तो हमेशा ही जींस टॉप ही पहनती हूँ, ये तो तुम्हारी शादी के कारण मुझे पहनना पड़ा। सारे रिश्तेदार आए हुए थे ना, वरना मैं तो जींस ही पहनती हूँ। चलो चलती हूँ, तुम्हारे भैया इंतजार कर रहे होंगे। शीतल अर्जुन के साथ घूमने चली जाती है। इधर अंजलि भी जींस टॉप पहन लेती है। मैं भी अब जीन्स ही पहनूंगी, वही तो कंफर्टेबल होता है। अंजलि जींस पहनकर फुल टू मेकअप में तैयार हो जाती है और रसोई में लजानिया और पिज्जा बनाने लगती है। भाभी भी तो यही बनाती है, तो मैं भी यही बना लेती हूँ। सबको पसंद भी आता है और सब दबा के खाते भी हैं। अंजलि पिज्जा और लजानिया बनाकर अपनी सास और उत्तम को परोसती है। खाना देखकर उत्तम कहता है, ये क्या है अंजलि, हर टाइम पे अब क्या इटालियन ही खाने को मिलेगा? भाभी को इटालियन डिशेस ज्यादा आती है, तो क्या तुम्हें भी यही आता है? तुम तो कुछ अलग सा बनाओ जो तुम्हें आता हो। भाभी को कॉपी करना जरूरी है क्या? अरे खा लेना बेटा, बहू ने बना तो दिया। मुझे लगा सबको यही पसंद है तो मैंने यही बना दिया। अरे कोई बात नहीं बहू, अब तो इंडियन खाना बनाना। एक बहू विदेशी तो दूसरी देसी भी तो होनी चाहिए ना। उत्तम का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और अंजलि की आंखें नम हो जाती है। उत्तम थोड़ा बहुत ही खाकर उठ जाता है। अंजलि अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन करके कहती है, माँ तुमने तो कहा था जैसी मेरी जेठानी करे मुझे भी वैसा ही करना है। अब मैंने वही बनाया जो मेरी जेठानी हमेशा बनाती है। फिर भी उत्तम ने ना मुझ पर बहुत गुस्सा किया। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? अरे पागल, एक ही खाना तुरंत नहीं बनाना है।
देख, खाना जो जो तेरी जेठानी बनाती सब तू सीख ले, फिर बदल बदल कर बना। जैसे कल तेरी जेठानी ने पिज्ज़ा बनाया था तो तूने आज फिर पिज्ज़ा बना दिया। अरे जिसकी जगह परसों जो शीतल ने बनाया था वही बना लेती। हाँ ठीक कहा माँ, मुझे आज ना गार्लिक ब्रेड एंड नूडल्स बनाना चाहिए था। अब मैं समझ गई कि भाभी को कॉपी करना है, लेकिन तुरंत नहीं। अंजलि अपने दिमाग में बस कॉपी करना छाप लेती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक रोज शीतल की कुछ फ्रेंड्स उसके घर आती है। आओ आओ फ्रेंड्स, तुम लोगों का ही मैं वेट कर रही थी। बताओ, चाय लोगी या कोल्ड ड्रिंक? चाय या कोल्ड ड्रिंक नहीं, हम तो तेरे हाथों की कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। बहुत दिन भी हो गए हैं पिए। कॉफी के साथ साथ तुम लोगों के फेवरेट कटलेट भी लाती हूँ। ये हुई ना बात, दोस्तों तो तेरी तरह मन की बात ना झट से जान ले। कॉफी कटलेट के साथ तंबोला खेलने का मजा ही कुछ और होता है ना। शीतल कटलेट और कॉफी लेकर आती है और अपने दोस्तों के साथ तंबोला खेलने लगती है। अंजलि उन लोगों को बस देखती रहती है और उनकी बातें सुनती रहती है। शीतल, एक न्यू ईयर किटी स्टार्ट कर रही हूँ, तू भी उसमें ज्वाइन कर ले, हम बहुत मजे करेंगे। यार मैं पहले से ही ना 2-3 किट्टी कर रही हूँ, अब एक और नहीं ज्वाइन कर सकती। अरे जहाँ 3 खेल रही है वहाँ एक और सही, तुझे ना ज्वाइन करना होगा। इसी बहाने तो मिलते हैं हम, वरना दोस्ती बस फोन तक ही रह जाती है। तुम लोग इसका नाम लिख दो, तुम्हें हम ऑर्डर दे रहे हैं शीतल, तुझे आना ही पड़ेगा, समझी? अरे ठीक है पापा, दोस्तों से कोई जीत पाया है जो मैं तुमसे जीतूंगी। अंजलि अपने कमरे में चली जाती है और अपनी सहेली टीना को कॉल करती है। टीना, हम लोग ना मिल ही नहीं पाते, क्यों ना हम लोग किट्टी खेलना शुरू कर दे। किट्टी? हाँ किट्टी, मेरी जेठानी तो 4-4 किट्टी खेलती है, हम लोग भी अब किट्टी खेलना शुरू करेंगे ना। ठीक है, मैं बाकी मेंबर्स को ऐड करती हूँ। फिर अंजलि सोचती है, मैं अगले महीने से किट्टी खेलना शुरू करूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं जेठानी जी की कॉपी कर रही हूँ। कल मैं भी शॉपिंग पे जाऊंगी अपने उत्तम के साथ, जैसे भाभी जाती है भैया के साथ। अगले दिन अंजलि भी शीतल की तरह जींस टॉप और हाई हील्स पहनकर तैयार हो जाती है और उत्तम से कहती है, हम शॉपिंग पर चल रहे हैं। अचानक से शॉपिंग अभी? वैसे तुम आज भाभी की तरह दिख रही हो। हाँ, अपने पति के साथ कहीं जाने के लिए कोई वक्त नहीं होता। अंजलि और उत्तम बाहर जाने के लिए निकलने लगते हैं। तभी अंजलि उत्तम से कहती है, तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। अंजलि शीतल के पास जाकर कहती है, भाभी मैं उत्तम के साथ बाहर जा रही हूँ, आप खाने का देख लेना। शीतल 2 मिनट तक तो अंजलि को देखती रहती है, फिर कहती है, ठीक है तुम जाओ, मैं हूं ना। अंजलि उत्तम के साथ चली जाती है। इधर शीतल अर्जुन से कहती है, आज मैंने अंजलि में अपनी छवि देखी, मुझे तो लग रहा था कि मैं ही खड़ी हूँ। मुझे लगता है अंजलि तुम्हारी कॉपी करती है, जैसा तुम करती हो वो भी वैसा ही करती है, खाने से लेकर पहनने तक सब कुछ कॉपी। इधर अंजलि शॉपिंग में लग जाती है और एक सीलिंग बैग खरीदती है जो कि हूबहू वैसा होता है जैसा शीतल के पास था। उत्तम देखो ये कैसा लग रहा है। यार ये तो सेम भाभी के पास है, वैसा ही लग रहा है, कुछ और ले लो ना तुम। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब मैंने ले लिया है तो मैं वापस नहीं करूंगी। अंजलि और उत्तम शॉपिंग करके खा पी कर घर वापस चले जाते हैं। दिन बीतने लगते हैं। अंजलि शीतल की हर चीज में कॉपी करती रहती। एक रोज रात को अंजलि 12 बजे उत्तम से कहती है, मुझे नींद ही नहीं आ रही, चलो ना तंबोला खेलते हैं, मैं कॉफी और कटलेट बनाकर लाती हूँ, बहुत मजा आएगा। अंजलि कटलेट और कॉफी बनाकर ले आती है। क्या उत्तम, तुमने अभी तक तंबोला नहीं निकाला? मुझे खेलना है ना। उत्तम झड़क कर कहता है, ये सब क्या है? जब देखो तुम भाभी को कॉपी करने में लगी रहती हो। आज तक तंबोला तुमने पहले कभी खेला है क्या? जब देखो भाभी को कॉपी करने में लगी रहती हो। तुम ना कुछ भी बोले जा रहे हो। क्या कुछ भी? यही तो सच है। तुम जो हो, जैसी हो वैसी ही रहो, अंजलि बनकर रहो। तुम्हें शीतल क्यों बनना है? अंजलि फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे मेरी माँ ने कहा था कि तू वही करना जैसा तेरी जेठानी करे, इसलिए मैं वही करने लगी जैसा भाभी करती है। इस घर में सबको समझ में आता है कि तुम भाभी को कॉपी कर रही हो। तुम जैसी हो मैंने तुम्हें वैसे ही पसंद किया है। मैंने अंजलि से शादी की है, किसी कॉपीकैट से नहीं। कल से तुम्हें किसी की कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई काम नहीं आता ना तो ना आए, लेकिन तुम्हें भाभी या किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन अंजलि अपने तरीके से तैयार होती है।
और उसे जैसा खाना बनाना आता है वो वैसा खाना बना देती है। आज अंजलि के हाथों का इंडियन खाना खाकर सब खुश हो जाते हैं और मीरा कहती है, आज मुझे लग रहा है मेरी 2 बहुएं हैं और दोनों अलग है, लेकिन दोनों अपने आप में सबसे अलग है। आज लग रहा है कि अंजलि ने खाना बनाया है, शीतल ने नहीं। थैंक यू भैया। हम सबको अंजलि ही पसंद है, तुम्हारे हाथों में जादू है। अंजलि अब अंजलि बनकर सबके साथ रहने लगती है। दिव्या दिखने में बहुत सुंदर थी। वहीं सुलभ की नजर दिव्या पर पड़ती ही वो दिव्या से प्यार करने लगता है और उससे शादी करने के लिए बेताब हो जाता है। कुछ ही दिनों में वो दिव्या से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। अरे आओ बहू आओ, मेरी तो आंखें तरस गई थी अपनी सुंदर सी बहू देखने के लिए। अरे उर्मिला, तेरी बहू तो बहुत ही सुंदर है। हाँ होगी ही, बड़े घर की बेटी है। फिर उर्मिला जी रीति रिवाज से अपनी बहू का गृह प्रवेश कराती है और उसे घर के अंदर ले आती है। बहू, अब से ये तुम्हारा ही घर है और कभी किसी चीज की कमी हो तो तुरंत कह देना, झिझकना मत। जी माँ जी। अगली सुबह बहू, आज तेरी मुंह दिखाई है, तैयार हो जा, मोहल्ले की औरतें आएंगी देखने के लिए। जी ठीक है माँ जी। फिर दिव्या अच्छे से तैयार होकर सबके सामने आती है और एक एक करके सभी दिव्या के मुंह दिखाई करते हैं। भाई मानना पड़ेगा, उर्मिला जी तो खरा सोना लाई है। हाँ वैसे बहू, जितना खरा सोना भी मिल जाता तो क्या बात थी। क्यों भाई, खरा सोना नहीं मिला क्या? हमने तो सुना है कि तुम्हारी बहू बड़े ऊंचे खानदान की है। सो तो है, और जब सोने जैसी बहू मिली है तो सोना क्या करूंगी। इस तरह सभी औरतें हंसी ठिठोली करके मुंह दिखाई की रस्म पूरी करती हैं। वहीं रात में, सुलभ जी आप मुझसे प्यार तो करते हैं ना? हाँ डार्लिंग, अब ये कोई पूछने वाली बात है क्या? जब प्यार किया तभी तो शादी की है। ओके। क्या हुआ, बड़ी उदास सी लग रही हो? कुछ नहीं जी, आज माँ जी अपनी सहेलियों से कह रही थी कि हाँ बहू तो सोने जैसी मिली है, लेकिन बहू जितना खरा सोना मिला होता तो गनीमत थी। तो वही मैं सोच रही हूँ कि कहीं आपने मुझसे पैसों के लिए तो शादी नहीं की ना? क्या दिव्या, तुम भी बच्चों जैसी बात करती हो। मोहल्ले की 4 औरतें जब जमा होती है तो हंसी ठिठोली तो होती ही है। माँ ने हंसी मजाक में कहा होगा। टेंशन ना लो, तुम हमेशा मेरी थी और हमेशा रहोगी। जी। बहू चल तैयार हो जा, आज मैं तुझे शॉपिंग करा कर लाती हूँ। ठीक है माँ जी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। फिर दोनों सास बहू शॉपिंग पर जाती हैं। ये क्या माँ जी, शॉपिंग का कहकर आप मुझे इस सस्ते से मॉल में ले आई? मैं तो सोच रही थी कि आप मुझे सब्जी सांची या ज़ारा ज़ुडियो लेकर जाएंगे शॉपिंग के लिए। खैर कोई ना। अरे कोई बात नहीं बहू, अभी तो यहाँ से शॉपिंग कर ले, अगली बार मैं तुझे किसी महंगे ब्रांड के शोरूम में ही ले जाऊंगी शॉपिंग के लिए, बस। जी मम्मी जी। फिर दोनों सास बहू जमकर शॉपिंग करती हैं। आज तो थक गई शॉपिंग करके। कहाँ गए थे शॉपिंग के लिए? माँ जी पास के सस्ते मार्केट में लेकर गई थी। ऊपर से वहां तो खुली दुकानें थी, एसी भी नहीं थी। देखो ना, स्किन टैन हो गई मेरी। सस्ते मार्केट क्यों गए? मॉल या शोरूम में जाना था ना। मैंने माँ जी को कहा भी था, बट माँ जी ने कहा बेटी अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं है। तो मैं बोली कोई बात नहीं, माँ जी प्यार से जो भी दिलाएंगी आशीर्वाद समझ कर रख लेती हूँ। वैसे कपड़े तो कुछ खास नहीं लिए, सब सस्ते से थे, पर माँ का प्यार है ना, तो वही मेरे लिए बहुत है जी। तुम कितनी समझदार हो, लेकिन माँ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं माँ से बात करता हूँ। नाना जी, माँ को आप कुछ मत कहिए, माँ तो माँ होती है ना। आप कुछ कहेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, और मैं नहीं चाहती कि माँ जी को किसी भी बात का बुरा लगे। और उन्होंने जो तुम्हारे स्टेटस की धज्जियाँ उड़ाई वो? इट्स ओके ना डार्लिंग, कोई बात नहीं, हाइपर नहीं होते ऐसे। अरे कितनी समझदार है मेरी बीवी, काश माँ में इतना दिमाग होता। तभी उर्मिला जी वहाँ आती हैं। किसको दिमाग नहीं है बेटा? किसी को नहीं माँ जी, आज ना ऑफिस से आते समय रास्ते में इनका एक्सीडेंट होते होते बचा। एक लड़की गलत साइड से जा रही थी ना, उसी कारण। वही मैं इन्हें समझा रही थी। ये कहते हैं कि काश उसे भी तुम्हारे जितना दिमाग होता।
सच ही तो कहा मेरे बेटे ने। वैसे बेटा तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। बहू, आज तो कुछ अच्छा बना। तेरे हाथ का खाना नहीं खाया मैंने। माँ जी मैं? हाँ तू बहू, क्यों तू नहीं बना सकती क्या? नहीं माँ, बना लूंगी मैं, टेंशन ना लो। ठीक है बेटा, मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ देर में आ जाऊंगी। पापा के घर में आज तक मैंने गैस पर पानी तक नहीं गर्म किया और माँ जी मुझसे खाना बनवाना चाहती है। तुमने माँ को मना क्यों नहीं किया? रुको, मैं मना कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, माँ जी को बुरा लगेगा ना। मैं उनकी इकलौती बहू हूँ, थोड़ी सी तकलीफ होगी तो कोई बात नहीं ना, आप चिंता ना करें। बहू, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। जी माँ जी। फिर दिव्या खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है और कुछ देर बाद किचन में कुछ ब्लास्ट होने की आवाज आती है। बाहर से आई उर्मिला जी और सुलभ भागे भागे किचन में जाते हैं। दिव्या, तुम ठीक हो ना? ये कुकर कैसे फटा? मुझे नहीं पता खाना कैसे बनता है और मैं बनाने गई तो ऐसा हो गया। ये देखकर सुलभ गुस्से से आग बबूला हो जाता है। माँ, क्या जरूरत थी दिव्या को किचन में भेजने की? उसके पापा ने उसे कभी कोई काम नहीं कराया और आप उसे खाना बनवाना चाहती हैं? भूलिए मत, वो बड़े घर की बेटी है, वो चीप नहीं है, वो ऐसे काम नहीं करेगी। अरे बेटा, क्या हुआ तुझे? मुझे नहीं पता था कि बहू को खाना बनाना नहीं आता, वरना मैं कहती ही नहीं। तो मुंह में जुबान नहीं है? आप पूछ नहीं सकती थी उससे? देखो, अगर आज उसे कुछ हो जाता तो। इस तरह सुलभ अपनी माँ को खूब डांट लगाता है और दोनों माँ बेटे में खूब बहस होती है। अरे अरे, आप दोनों लड़िए मत प्लीज, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा घर का ये माहौल। सुलभ जी छोड़िए ना, जाने दीजिए, जो हो गया सो गया। माँ जी, आप भी इनकी बातों को दिल पर ना लीजिए। कमरे में तुमने मुझे क्यों रोका? माँ ऐसा कैसे कर सकती है? पहले मोहल्ले की औरतों के सामने तुम्हारे पिता की बेइज्जती की, फिर सस्ते से मार्केट ले जाकर तुम्हारे स्टेटस की धज्जियां उड़ा दी उन्होंने, और अब तो हद हो गई। जबरन तुमसे खाना बनवा रही है। तुम्हें कुछ हो जाता तो? अब टेंशन ना लो ना जी, वो माँ है और माँ कभी किसी का बुरा नहीं सोचती। वहीं अगली सुबह जब बहू नहाने जाती है तो बाथरूम से उसके चीखने की आवाज आती है और जब सुलभ अंदर जाके देखता है तो दिव्या बेहोश पड़ी थी। दिव्या, दिव्या उठो, क्या हुआ तुम्हें? तुम कैसे गिर गई? ये पानी में कहीं से करंट आ गया जी, इसकी वजह से मुझे शॉक लगा और मैं बेहोश हो गई। तभी सुलभ देखता है कि पानी में एक बिजली का तार है। तुमसे पहले बाथरूम में कौन गया था? बेटा, मैं गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता ये कैसे यहाँ पर आ गया। मैं सब जानता हूँ माँ, आप जानबूझकर मेरी बीवी को घर से निकालना चाहती हो ना, इसीलिए आप ये सब कर रही हो ना। जिसके बाद दोनों माँ बेटे में बहुत झगड़ा होता है और दोनों एक दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं करते। वहीं दिव्या सुलभ से खूब प्यार करती और उसका खूब ख्याल रखती। फिर एक दिन, सुनो ना जी, मैं कह रही थी क्यों ना आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। लेकिन मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ कि माँ जी और आप में ऑलरेडी इतनी दूरियां आ गई हैं। कल को माँ जी कहे कि बेटी की प्रॉपर्टी में मुझे हक चाहिए ताकि मैं अकेली रह सकूँ, तो हमारा क्या होगा? वैसे भी कल को बाल बच्चे होंगे तो उनके लिए भी कुछ रहना चाहिए ना जी। हाँ डार्लिंग, वैसे तो तुम सही कह रही हो। लाओ पेपर, मैं अभी साइन कर देता हूँ। फिर सुलभ प्रॉपर्टी के पेपर्स पर सिग्नेचर करके सारी प्रॉपर्टी दिव्या के नाम कर देता है और तिजोरी की चाबी और सारे गहने भी उसे दे देता है। बेटा, तूने ये क्या किया? ये लड़की बहुत बड़ी धोखेबाज है, हम दोनों को रोड पर ला देगी। रोड पर तो अब आप दोनों आ चुकी हो। थैंक यू सुलभ, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए। आज मेरा बदला पूरा हुआ। अब समय आ गया है तुम लोगों को ठीक उसी तरह घर से निकालने का जैसे तुमने मुझे निकाला था। कौन हो तुम? याद करो, मैं वही हूँ जिसे तुम रोजाना सताते थे, शराब के नशे में मारते पीटते थे, दहेज की लालच में मुझे और मेरे माता पिता को अब दोनों ने बहुत सताया था। और जब मुझे दुख देकर भी कुछ नहीं मिला तो मुझे जलाकर जंगल में फेंक दिया ताकि जानवर मुझे खा जाए। वो तो भला हो वहां रहने वाले आदिवासियों का, उनके कारण मुझे नया जीवन दान मिला और उनके वैद्य ने मुझे प्लास्टिक सर्जरी करके एक नया रूप दिया
ताकि मैं तुम दहेज के भूखों से बदला ले सकूं। विद्या, तुम? बहू तुम? हाँ, मैं तुम्हारी पहली बीवी विद्या, और मैं ही तुम्हारी दूसरी बीवी दिव्या हूं। वैसे मेरे घर से खुद जाना पसंद करोगे या धक्के मार कर निकालो? अरे सविता, सुना तूने जोगिंदर की बहू और माँ कल कैसे ताल ठोक ठोक कर लड़ रही थी? हाँ जीजी, सुना तो है, लेकिन आप इतनी खुश काहे हो रही है? ये तो घर घर की कहानी है। ये तूने 50 तोले की बात कही है। 100 तो मैं हमेशा कहती हूँ। चोटी घुमाते हुए सविता ने कहा। कल मेरे घर में भी महाभारत मचा हुआ था। अच्छा, वो क्यों भला? अब क्या बताऊं, बहू के जीजा ने उसकी बहन को रानी हार बनवा कर दिया है। बस इधर इसका टेप चालू हो गया। रानी हार ना सही, कुछ दे दिलाकर मना लो बहू को। हाँ, देखती हूँ। वैसे एक बात कहूँ सविता? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? बिंदास कहो जी, जो भी कहना है। तू बोलने देगी तब तो कुछ बोलू ना, हर बात बीच में ही काट देती है। अब बोलो भी जीजी, क्या बोल रही थी? यही कि तुम अभी बहुत सुखी हो, जो बेटे का ब्याह नहीं हुआ। लेकिन यही चहल पहल तो घर की रौनक है। बहू गूंगी थोड़े ना होनी चाहिए। अरे भगवान करे तेरी बहू खूब तेज तर्रार आए, फिर लो रौनक का मजा। हाँ जीजी, मुझे तो बहू की तमन्ना है, सबकी तरह कठपुतली की नहीं। वाह, पोतड़े धोए हम और ऐश करे कोई और। इसमें नया क्या है? ये तो दुनिया का दस्तूर है। हाँ, जब सर पर नाचेगी तब रोना किस्मत को। नहीं रोऊंगी जीजी, मुझे तो कहीं किसी रोज की रमोला सिकंद जैसी सास बनना है। अरे भगवान तेरी भली करे, चलती हूँ, तेरी तरफ फुर्सत नहीं है मुझे। घर जाते हुए कमला बड़बड़ाती जा रही थी। बड़ी आई रमोला सिकंद बनने वाली। बेटे का ब्याह होने तो दो, 4 दिन बाद बहू का दुखड़ा रोती ना फिरे तो कहना। लेकिन जल्दी ही सविता के बेटे की शादी उसी के ऑफिस में काम करने वाली मोहिना से हो गई। कुछ दिन बाद रचित और मोहिना ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए कि सविता ने कड़कते हुए कहा, सुनो बहू, मेरा बेटा अच्छा पैसा कमाता है, तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। जी सासू माँ, कल से मैं घर पर ही रहूंगी। तब सविता ने खुद से कहा। अरे ये तो फौरन मान गई, मुझे तो लगा था हंगामा करेगी। मोहिना सारे काम अच्छे से करती, सविता को लड़ने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो जैसे ही बहू ने खाना लगाया, सविता बोली, अब तू रोज ये मसालेदार खाना इसीलिए बनाती है ना कि जिसे खाकर मेरा वजन बढ़ जाए और मैं बीमार होकर जल्दी से मर जाऊं। अरे नाना सासू माँ, मैं ऐसा क्यों करूंगी? अरे जिससे मेरे मरते ही घर की मालकिन बन जाओ। सब समझती हूँ मैं, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने। हाँ अच्छा ठीक है सासू माँ, कल से मैं आपके लिए अलग से खाना बना दिया करूंगी। और अगले दिन से सविता के लिए अलग से सादा खाना बनने लगा। एक दिन मोहिना ने सोचा, क्यों ना आज मंदिर साफ करके सजा दूं, सासू माँ खुश हो जाएंगी। लेकिन जब सविता ने देखा तो बहुत गुस्सा हो गई। बहू! आवाज सुनकर दौड़ती हुई कमला आ गई। अब आएगा मजा इन सास बहू की लड़ाई में। अरे क्या हुआ सविता, गला फाड़ कर क्यों चिल्ला रही है? हे भगवान, क्या बताऊं जीजी, देखो तो ये क्या अनर्थ कर डाला इसने। पंचक में कौन मंदिर साफ करता है? तब तक मोहिना भी आ जाती है। जी सासू माँ। अरे सासू माँ की बच्ची, ये सब क्या है? वो मंदिर साफ किया है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं कि पंचक में मंदिर साफ नहीं करते? वो तो याद नहीं रहा। हाँ, उस मुझे मोबाइल से फुर्सत मिले तब ना कुछ याद रहेगा। हे भगवान, इस लोक के साथ परलोक भी बिगाड़ देगी ये कलमुही। माफ कर दीजिए, आगे से बिना पूछे कुछ नहीं करूंगी। फिर कमला ने कहा, आप बैठी चाची जी, मैं चाय बना कर लाती हूँ।
अरे सविता, तुम्हारी बहू तो बड़ी समझदार है, तुम्हें बात बढ़ाने का मौका ही नहीं दिया। अभी कुछ दिनों बाद पॉलिश उतरेगा जीजी। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, जस्ट वेट एंड वॉच। कल से घुटनों में दर्द सा है। अरे सुबह सुबह टहलने चला करना मेरे साथ। सही कहा जीजी, कल से ही चलती हूँ। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। बहू, कल से मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊंगी। 6 बजे लेमन टी बना देना। जी ठीक है। ऐसे ही एक दिन मोहिना चाय का कप लेने सविता के कमरे में जाती है। सासू माँ का कमरा तो बहुत गंदा है, आज मैं ही साफ कर देती हूँ। वैसे भी वो अभी घूमने गई है और मैं फ्री भी तो हूँ। उसने कमरा चमका दिया, फिर खुद से कहा, अरे वाह मोही, आज तो सासू माँ पक्का खुश हो जाएंगी। पर ये क्या, सविता तो खुश होने की बदले भड़क गई। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरे सामान को हाथ लगाने की? सासू माँ, कमरा बहुत गंदा था तो मैंने सोचा। अच्छा, तो तू ये कहना चाह रही है कि मैं गंदगी में रहती हूँ, हैं? मेरे राज में फर्श ऐसे चमकते थे जैसे आईने, समझी? जी। और आगे से मेरे किसी सामान को हाथ मत लगाना। नहीं लगाऊंगी। और हाँ, मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी कुछ नहीं कहूंगी सासू माँ, आप नहा लीजिए, खाना बन गया है। हाँ हाँ, नहाती हूँ, अकल मत दे मुझे। शाम को सविता ने सोचा, चलो चलकर कमला जीजी के हाल चाल ले आती हूँ। अरे आओ सविता, आओ बैठो, कहो कैसे आना हुआ? बस जीजी, सोचा 2-3 दिनों से मिली नहीं तो मिल लूँ आपसे। अच्छा किया। और बता, क्या हाल चाल है मेरी रमोला? अरे काहे की रमोला जीजी, मेरी बहू को किसी बात पर गुस्सा ही नहीं आता, ना ही वो लड़ती है। लगता है मेरा ये अरमान कभी पूरा ही नहीं होगा। अरे होगा कैसे नहीं, अभी तुरुप का इक्का तो तुमने चला ही नहीं है और हार मान ली। मैं कुछ समझी नहीं जीजी। देखो, लड़कियों को ना अपना मायका बहुत प्यारा होता है, वो वहां के कुत्ते की भी बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती। मतलब उसके मायके वालों को बुलाकर जलील करूं? अरे ना ना, इतना करने की क्या जरूरत है, फालतू में चाय नाश्ता करवाना पड़ेगा। तू तो बस उसे उसके मायके के नाम से ताने मार। अगले दिन सविता ने कान से फोन लगाया, थोड़ी देर बात की, फिर मोहिना से बोली, तुम्हारे माँ बाप ने दहेज में तो कुछ दिया नहीं, तुझे कुछ काम काज भी ना सिखाया। अरे मेरे भोले भाले बेटे को फंसाकर शादी कर दी, कहीं और होती तो 10 लाख कैश मिलते, कैश। मोहिना बिना कुछ बोले कमरे में चली गई। अरे वाह रे वाह, तेवर तो देखो महारानी के। मैं बात कर रही हूँ और इनके कान पर जूं भी नहीं रेंग रही। तमीज नाम की तो चीज ही नहीं है। तभी मोहिना आई और अपना एटीएम सविता को देते हुए कहा, मेरे मम्मी पापा के सारे पैसे हम भाई बहन की पढ़ाई पर खर्च हो गए, लेकिन सासू माँ आप इसे रख लीजिए, ये मेरा एटीएम है, इसमें पूरे 15 लाख रुपए हैं। और रही बात कामकाज की, तो आप सिखा दीजिएगा, आप भी तो मेरी माँ हैं। ये सुनकर सविता ने मोहिना को गले लगा लिया और बोली, तू दो नहाओ पूतो फलो, तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया बहू। शिक्षा, हम अपने अच्छे व्यवहार से किसी का भी दिल जीत सकते हैं। शांताबाई एक ऐसी बाई थी जो लोगों के घरों में काम करने के साथ साथ एक घर की दूसरे घर में चुगली करने के भी पैसे अलग से लेती थी। इसलिए सोसाइटी की सभी औरतें उसे खूब पसंद करती थी। ये ले शांताबाई, इस महीने की तेरी तनख्वाह और ये तेरे 800 रुपए पड़ोसियों की चुगली बताने के। ठीक है, अब मैं चलती है। उन्हीं दिनों शांताबाई चड्डा परिवार में घर का काम करना शुरू करती है, लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद उस घर में रह रही सास बहू का आपसी प्रेम देखकर शांताबाई को तो बड़ी तकलीफ होती है। अरे ये चड्डा परिवार की दोनों सास बहू ना आपस में बिल्कुल झगड़ती नहीं है।
अब तू तो जानती है ना, जब तक कानों में सास बहू की तू मैं नहीं पड़ती ना, मुझसे तो झाड़ू भी नहीं लगाई जाती। हाँ, अब तो क्या वो घर बदल देगी? अरे मैं काय को घर बदलने लगी? घर बदलने से तो अच्छा है कि मैं उन दोनों सास बहू को ही बदल दूं। कुछ दिनों के बाद शांताबाई घर में पोछा लगा रही होती है। ममता की बहू सुधा अपने कमरे में आराम कर रही होती है कि तभी शांताबाई को मस्ती सूझती है और वो मौका देख ममता की हूबहू आवाज निकाल के सुधा को डांटने लगती है। अरे मेरी नालायक बहू, सारा दिन लेटे लेटे पलंग तोड़ती रहती है। अचानक अपनी सास की आवाज सुनकर सुधा चौंक जाती है। अरे अपने बाप के यहाँ तो फुदक फुदक के काम करती थी और यहाँ आके बड़ी महारानी बन गई है। 2 रोटियां बना के मुझ पे एहसान करती है क्या? अरे ये आज माँ जी को क्या हो गया? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? अरे मैं सब जानती हूँ, पड़ोस की औरतों के पास जाकर मेरी बुराई करती है। अरे तू तो सिर्फ नाम की सुधा है, काम तो मंथरा वाले करती है। बस बहुत हो गया, आज तो माँ जी ने हद कर दी। अभी जाके इन्हें बताती हूँ। सुधा सीधे अपने सास के कमरे में पहुंच जाती है। क्यों माँ जी, आखिर आपने मुझे समझ क्या रखा है? आप कुछ भी कहेंगी और मैं सुनती रहूंगी। अरे बहू क्या बात है, मैंने तो तुझे कुछ नहीं कहा। मैं तो दोपहर से अपने कमरे में चुपचाप सो रही थी। वाह वाह वाह, 2 मिनट में ही आपके सुर बदल गए। मेरे कानों ने सब सुना है, ज्यादा भोली मत बनिए। अच्छा, तो तू मुझसे लड़ने आई है, हैं? आपने काम ही ऐसा किया है। देखते ही देखते दोनों के बीच बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों अपना आपा खो देती हैं और एक दूसरे को भला बुरा कहने लगती हैं। हाँ, अब लग रहा है कि इस घर में सास बहू की जोड़ी रहती है। चलो, अब तो मेरा काम करने का मूड बन रहा है। इस तरह शांताबाई को जब भी मौका मिलता वो दोनों सास बहू को लड़वा देती और खुद बैठकर मजे लेती। फिर एक दिन शांताबाई ममता के कमरे में साफ सफाई कर रही थी। ममता अपने रिश्तेदार से व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रही थी। अच्छा, तो गायत्री परसों आ रही है। तभी अचानक कुकर की सीटी बज उठती है और ममता रसोई घर की तरफ भागती है। उसी वक्त ममता के मोबाइल में गायत्री का मैसेज आता है। जरा मैं भी तो देखूं, ये बुढ़िया किसके साथ बात कर रही थी। ममता के मोबाइल में गायत्री का मैसेज देखकर ये गायत्री पूछ रही है कि सुधा के लिए क्या गिफ्ट लाऊं। अरे मैं बताती हूँ ना। अब आएगा मजा। शांता मैसेज में बहुत ही जली कटी बातें लिख देती है। 2 दिन के बाद, आइए आइए बुआ जी, आशीर्वाद दीजिए। अरे जीती रे बहू, मैं तेरे लिए 2 नई साड़ियाँ और सलवार सूट लेकर आई हूँ। चुपके से रख ले, कहीं तेरी खड़ूस सास ना देख ले। क्यों बुआ जी, क्या हुआ? अरे कुछ मत पूछ, तेरी सास तो व्हाट्सएप पर तेरी बड़ी बुराई कर रही थी कि सुधा के लिए गिफ्ट लाने की कोई जरूरत नहीं है, और अपने लिए उसने गिफ्ट की लंबी चौड़ी लिस्ट भेजी थी मुझे, पर ठेंगा मैं उसे कुछ नहीं देने वाली। सुधा फिर से अपनी सास के पास लड़ने पहुंच जाती है और दोनों सास बहू के बीच घमासान युद्ध होता है। दूसरी तरफ शांताबाई दोनों सास बहू को लड़ते देख खूब मजे लेती है। अंतबाई न कांताबाई, बोले तो सिर्फ शांताबाई। फिर एक दिन सुधा अपनी किसी सहेली से हाथों पर मेहंदी लगवा रही होती है कि तभी उसका मोबाइल बज उठता है। अरे ओ शांताबाई, जरा देखना तो किसका फोन है, कह देना मैं बिजी हूँ। शांताबाई देखती है कि सुधा के पति का फोन है। शांताबाई फोन उठाकर सुधा की आवाज में बातें करने लगती है। हेलो, हाँ कहिए जी, मैं सुधा बोल रही हूँ। क्या आपको आज आने में देरी हो जाएगी? अच्छा,
तो आप मुझे बेवकूफ समझते हैं क्या? मुझे अच्छी तरह पता है आप अपनी उस बाहर वाली के साथ घूमने जा रहे हैं। मुझे आपकी सारी हरकतों की खबर लग चुकी है। घर आइए, फिर बताती हूँ मैं आपको। शांताबाई को इस तरह हूबहू अपनी आवाज में बातें करते देख सुधा के होश उड़ जाते हैं। अच्छा, अब समझी, हम दोनों सास बहू के बीच आग लगाने वाली तू है। अरे नहीं नहीं माइम साहब, मैं तो थोड़ा मजाक कर रही थी। तभी वहां ममता भी आ जाती है और दोनों मिलकर शांताबाई की अच्छी खबर लेती हैं और उसे घर से निकाल देती हैं। मनोहर अपने परिवार के साथ रामपुर में रहता था। बाकी सब तो अच्छा चल रहा था, बस मनोहर अपनी बेटी ज्योति के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा था। बहुत कोशिशों के बाद उसे एक अच्छे घर का रिश्ता मिल गया। कुछ ही दिनों में लड़के वाले घर आने वाले थे, इसलिए मनोहर ने सोचा कि अपनी बहन सावित्री को भी बुला लिया जाए। लेकिन सावित्री के साथ एक समस्या थी, उन्हें गुटके से बहुत प्रेम था। हेलो दीदी जी, नमस्ते। अरे मनोहर, कैसे याद किया? सब बढ़िया? अरे दीदी जी, आपको एक ज़रूरी काम से घर बुलाना था। क्या बात है, कोई नई स्कीम मिली है क्या? अरे नहीं नहीं दीदी जी, ज्योति के लिए एक रिश्ता आया है। लड़का गुटखा तो खाता है ना? अरे नहीं 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 नहीं, लड़के वाले परसों आ रहे हैं। आप 2 दिन पहले आ जाए तो सब अच्छे से हो जाएगा। मेरी बिटिया के लिए रिश्ता आया है, बस मैं कल ही आ रही हूँ। लेकिन दीदी जी एक बात है। अब क्या हुआ? दीदी जी आपका गुटका। अरे फिर वही बात, मैं किसी के बाप से नहीं डरती। गुटका मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ दीदी, मैं बस इतना चाहता हूँ कि जब लड़के वाले आए तब आप गुटखा ना खाएं, प्लीज़। सावित्री कुछ देर फोन को होल्ड करके कुछ सोचती है, फिर नाटक वाले अंदाज में बोलती है। ठीक है, लेकिन उसके बदले में मेरे लिए 4 डिब्बे गुटखा खरीद कर रखना। पक्का पक्का दीदी जी। ठीक है, मैं कल आ रही हूँ। मनोहर को लगा कि सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि सावित्री के आने के बाद क्या गोल खिलने वाला है। अगले दिन सावित्री घर पहुंच जाती है। ए सरिता, ओ सरिता कहाँ मर गई? अरे दीदी जी, आप आइए आइए, कब आई? बस अभी ट्रेन से उठ रही हूँ। और ये क्या, चाय नहीं पूछेगी क्या? अब शुरू हो गया तांडव। अब तो हफ्ते भर की मुसीबत आ गई भाई। सावित्री घर में घुसने से पहले घर के बाहर ही गुटखा थूक देती है। उधर सरिता सावित्री को चाय ला कर देती है। सावित्री चाय पीकर मुंह बनाकर इधर उधर देखती है। अरे दीदी जी, आपने तो गेट पर ही थूक दिया। अरे थूकने के लिए कोई सही जगह भी नहीं है। तेरा घर है या अस्पताल? दीदी जी बुरा ना मानो तो एक बात कह रही थी, घर में गुटखा मत खाया करिए। अरे गुटखा तो मेरी आत्मा है, बिना गुटखे के मेरा दिन नहीं कटता। इतना कहते ही सावित्री बुआ अपने रूम की खाट पर पसर जाती है और मोबाइल पर वीडियो देखने लगती है। उनके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि होती है, जैसे कि उन्होंने कोई बड़ा युद्ध जीत लिया हो। मोबाइल पर रील्स स्क्रॉल करते करते वो एक वीडियो पर अटक जाती है, जिसमें एक बाबा बड़े भावुक अंदाज में गुटखा छोड़ने का महत्व समझा रहे थे। गुटखा खाने से जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जहर है ये, आज ही छोड़ दो इसे। सावित्री बुआ बाबा की बात सुनकर जोर जोर से हंस पड़ती है और खुद में बड़बड़ाती है। हाय रे बाबा जी, खुद तो घी पूरी खाकर बैठे हो और हमें कह रहे हो जिंदगी बर्बाद हो रही है। अरे भाई। हंसते हंसते वो वीडियो आगे स्क्रॉल करने लगती है। थोड़ी देर में मोबाइल का इंटरनेट धीमा पड़ता है और वो बोर होकर करवट बदलती है और मनोहर को आवाज़ लगाती है। मनोहर, यह बता, लड़के के घर परिवार के बारे में कुछ पता किया है या बस ऐसे ही बुला लियो? दीदी जी, लड़का अच्छे घर से है। लड़के का नाम मोहन है, इंजीनियर है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। अच्छा, मतलब लड़का पैसे अच्छे कमाता है? हाँ दीदी जी, तनख्वाह भी अच्छी है। और घर परिवार कैसा है? पैसा तो बहुतों के पास होता है, लेकिन असली बात तो खानदान की होती है। मोहन के पिता राघव जी रिटायर्ड बैंक मैनेजर है, समाज में उनकी अच्छी पहचान है। और माँ सरोज जी हाउसवाइफ हैं, बहुत ही संस्कारी और मिलनसार। अच्छा, घर में कोई और है क्या? नहीं नहीं दीदी जी, मोहन इकलौता बेटा है।
सुनने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे लड़का और उसके घर वाले खुद देखने होंगे। कहीं देखने में कुपोषित लौंडा निकला तो। मनोहर हंस पड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर डर भी रहा था कि सावित्री बुआ कुछ ज़्यादा ही जांच पड़ताल ना करते। अगले दिन मोहन और उसके घर वाले मनोहर के घर पहुंचते हैं। अरे आइए आइए, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। दरवाजे पर मोहन के माता पिता राघव जी और सरोज जी खड़े हैं, साथ में मोहन भी था। सभी अंदर आते हैं और बैठते हैं। बहुत सुंदर घर है आपका मनोहर जी। धन्यवाद। बस कोशिश रहती है कि सब कुछ ठीक रहे। अभी बात शुरू ही हुई थी कि इसी बीच सावित्री बुआ कमरे में धमाकेदार एंट्री मारती है। वो लाल हरे रंग की साड़ी पहने हुए हैं और हाथ में गुटके की डिब्बी दबाए हुए सोफे पर बैठ जाती है। अरे वाह वाह वाह, लड़के वाले तो पूरे शाही खानदान से लग रहे हैं। चलो भाई लड़का दिखाओ, लड़का। मोहन अपनी बहन को देखते ही समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। वो असहज महसूस करने लगता है, जबकि उसकी माँ सरोज धीरे से बुआ की ओर देखती है। मोहन, ये बताओ सुबह कितने बजे उठते हो? जी मैं आमतौर पर 7 बजे उठता हूँ। 7 बजे? हमारा रोहन 5 बजे उठकर दूध ले आता है। तुम्हें देर तक सोने की आदत तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, लड़का मेहनती है। ऑफिस के काम के कारण थोड़ा देर से उठता है, लेकिन बहुत अनुशासित है। अच्छा अच्छा, और ये बताओ खाने में क्या क्या बनाना आता है? जी खाना? मैं खाना ज़्यादा नहीं बनाता, बस मैगी या चाय। सावित्री बुआ ताली बजाकर हंस पड़ती है। किसी को समझ में नहीं आता कि सावित्री बुआ आखिर किस बात पर हंस रही है। तभी सावित्री बुआ अचानक से बोल पड़ती हैं। हाय राम, ये लड़का तो भूखा मर जाएगा। सरिता और मनोहर नजरें झुका लेते हैं, लेकिन मनोहर हिम्मत करके सावित्री बुआ को इशारों में शांत रहने के लिए कहता है। लेकिन सावित्री बुआ कहाँ रुकने वाली थी। वो चुपके से मुंह में गुटखा डाल देती है और बात करते करते गुटखा चबाने लगती है। अच्छा बहन जी, आपका घर कैसा है? हमारा घर बड़ा है, साफ सुथरा और सारी सुविधाओं से भरा हुआ। लेकिन एक बात बताओ, क्या आप लोग साफ सफाई के चक्कर में ज़्यादा पड़ रहते हैं? हाँ जी, सफाई हमें बहुत पसंद है। गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। इतना सुनते ही सावित्री बुआ अचानक से हंस पड़ती है और गुटखा थूकने के लिए इधर उधर देखने लगती है और बैठक के कोने में गुटखा थूक देती है। लड़के वाले तो सावित्री की ये हरकत देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये क्या किया आपने? हे भगवान, जहाँ बैठे हैं वहीं गंदगी कर दी आपने। मनोहर सरिता शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। मनोहर राघव से भी माफ़ी मांगने के लिए सोच में पड़ जाता है। मनोहर कुछ बोल पाता उससे पहले ही राघव बोल पड़ता है। माफ़ कीजिए मनोहर जी, लेकिन आपकी बहन बहुत गंदगी से रहती है। हमें ऐसे माहौल में रिश्ता करना मंजूर नहीं है। पापा, लड़की तो अच्छी है, शायद बात। बिल्कुल नहीं, हम साफ सुथरे लोग हैं और ऐसे गंदे लोगों से रिश्ता जोड़ना हमें स्वीकार नहीं है। इतना कहकर राघव, सरोज और मोहन गुस्से में उठकर बाहर निकल जाते हैं। मनोहर और सरिता उनके पीछे भागते हैं, लेकिन वे बिना सुने बाहर चले जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो गुटखा विरोधी संघ के सदस्य निकले। चलो भाई, अब दूसरा लड़का देख लेना। मनोहर माथा पकड़कर बैठ जाता है और सरिता गुस्से में सावित्री बुआ को घूरने लगती है और ना चाहते हुए भी सावित्री बुआ से बोलती है। दीदी जी, आपने अपने गुटके के प्रेम की वजह से एक अच्छा रिश्ता बिगाड़ दिया। क्या सरिता, जरा जरा सी बात को इतना बड़ा बना रही हो। दीदी जी, इतना अच्छा परिवार हाथ से निकल गया। अरे ऐसे न जाने कितने लड़के पड़े हैं इस शहर में, कोई ना कोई दूसरा मिल ही जाएगा। सावित्री बुआ कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाती है। उधर पंडित जी मनोहर को एक और रिश्ता बताते हैं। मनोहर जी, आप चिंता न करें, ज्योति बिटिया के लिए एक और अच्छा रिश्ता है। अरे वाह, कौन है वो लड़का? लड़के का नाम है राहुल। बहुत ही सुशील, समझदार और पढ़ा लिखा लड़का है। अच्छा, और क्या करता है? सरकारी नौकरी में है, एक सरकारी विभाग में ऊंचे पद पर है और अच्छी तनख्वाह भी पाता है। अरे वाह, सरकारी नौकरी वाला लड़का, ये तो बहुत बढ़िया बात है। बिल्कुल, ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते। पंडित जी, पिछली बार भी सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन फिर
अरे हाँ, मुझे पता चला। आपकी बहन सावित्री जी ने लड़के वालों के सामने गुटखा थूक दिया था। अब क्या बताएं पंडित जी, दीदी जी का तो कोई इलाज नहीं है। इस बार हमने उन्हें कुछ दिनों के लिए घर भेज दिया है। वैसे इस बार लड़के वाले सफाई को लेकर ज़्यादा सख्त नहीं है। अच्छा, तो कब आ रहे वे लोग? 4 दिन बाद, रविवार को। ठीक है पंडित जी। मनोहर सोचता है कि सावित्री बुआ ने गुटखा खाकर जहाँ जहाँ थूका था वहाँ वो 3-4 दिन में पेंट करा लेगा। इसलिए वो रामलाल पेंटर को बुलाता है। रामलाल दीवार पर लगे लाल निशानों को निकालने की कोशिश करता है, पर गुटखे के दाग छूटते ही नहीं। अरे अंकल जी, आपने दीवार पर क्या कर रखा है? इसका दाग ही नहीं जा रहा। अरे भाई, मेरी दीदी तो गुटखा खाती है ना, उन्होंने दीवार पर थूक दिया था। अरे अंकल जी, आप तो इस दीवार को पेंट ही ना करवाओ। क्यों, क्या मतलब है तुम्हारा? बुआ जी को गुटके की 100 पुड़िया और लाकर दे दो, वही पूरे दीवार पेंट कर देंगी। बुआ जी तो बहुत टैलेंटेड है। अरे तू ज़्यादा बकवास ना कर, सीधे सीधे बता पेंट कर पाएगा कि नहीं। अंकल जी, आप तो गुस्सा हो गए, मैं बस मजाक कर रहा था। परेशान ना हो, पेंट हो जाएगा। घर में पुताई चल रही होती है कि सावित्री बुआ वापस मनोहर के घर चली आती है। इस बार सरिता, मनोहर और रोहन तीनों बुआ की गुटके की आदत को छुड़ाने का प्लान बनाते हैं। देखो, अब दीदी जी को सुधारना ज़रूरी हो गया है। घर भर में गुटके की गंध फैला दी है। अरे लेकिन दीदी जी का गुटखा छीनने का मतलब है महाभारत छिड़ जाना। अरे पापा, आप इतना डरते क्यों हैं? बुआ है, भूत नहीं। ठीक है, कल से ऑपरेशन गुटखा बैन शुरू। सभी जोर से हंसते हैं, मगर सावित्री बुआ को शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। सुबह सावित्री बुआ अलमारी में गुटखा ढूंढती है, लेकिन उन्हें गुटखा नहीं मिलता। अरे बाप रे, गुटखा कहाँ गया? अरे किसी ने देखा है मेरा गुटखा? ये किसकी हरकत है? सावित्री बुआ पूरा घर सिर पर उठा लेती है, लेकिन गुटखा नहीं मिलता। इधर सरिता और मनोहर छिपकर हंस रहे थे। ए मनोहर, मेरा गुटखा कहाँ गया? नहीं दीदी जी, मुझे कुछ नहीं पता। बुआ जी, अब आप गुटखा छोड़ ही दीजिए। देखिए आपके दांत कितने पीले हो गए। अरे चुप बे, मैं तेरा गुटखा छुड़वा दूंगी। सावित्री बुआ गुस्से में रोहन के पीछे भागती हैं, पर रोहन हंसते हुए वहां से भाग जाता है। रात को सावित्री बुआ घर में सबको सोता हुआ देखती है और चुपचाप बाहर जाती है। ए छोटू, जल्दी दो मेरा माल। बुआ जी, घर वाले तो आपको सुधारने में लगे हैं। अरे उन्हें छोड़ो और जल्दी से मेरा गुटखा दे। अगले दिन मोहल्ले में शर्मा जी अपने काम से कहीं जा रहे थे, तभी अचानक सावित्री बुआ उन पर गलती से गुटखा थूक देती है। सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनके पास गुटखा कहाँ से आया, लेकिन सब समझ जाते हैं कि उनसे गुटखा छुड़ाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ शर्मा जी नीचे से लड़ने लगते हैं। अरे ये क्या बदतमीजी है? कौन है ऊपर? किसने ये गंदगी फेंकी? अरे शर्मा जी, लगता है ऊपर से बुआ जी ने गुटखा थूक दिया। गुटखा? कौन बेहुदा है ये? अगर मेरे हाथ लग गया ना तो। तभी मनोहर बाहर आता है और स्थिति संभालने की कोशिश करता है। अरे शर्मा जी, क्या हुआ? इतनी आवाज़ें क्यों आ रही है? क्या हुआ? अरे देखो, बुआ जी ने मेरे ऊपर से गुटखा थूकर मेरी नई शर्ट खराब कर दी। मनोहर ऊपर देखता है और समझ जाता है कि ये दीदी जी की हरकत है, लेकिन वो जल्दी से कोई बहाना सोचने लगता है। मनोहर शर्मा जी के करीब आता है, फिर हैरानी दिखाते हुए शर्ट पर लगे दाग को गौर से देखता है। अरे शर्मा जी, ये तो टीका जैसा लग रहा है। टीका? ये गुटखा है, गुटखा। मैं बचपन से जानता हूँ गुटखा कैसा होता है। अरे नहीं शर्मा जी, ये पूजा का जल है। वो क्या है ना, सरिता ऊपर से तुलसी के पत्तों को जल छिड़क रही थी और गलती से आपके ऊपर गिर गया। जल? मगर ये लाल रंग का क्यों है? अरे शर्मा जी, वो जल में हल्दी, कुमकुम और चंदन भी तो मिला था ना, वही रंग बन गया होगा। शर्मा जी थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं, फिर कहते हैं, अच्छा, मगर इसमें पान जैसी खुशबू क्यों आ रही है? अरे शर्मा जी, जल में बुआ जी कभी कभी इलायची और लौंग भी डाल देती है ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। आसपास खड़े लोग मुस्कुराने लगते हैं। शर्मा जी अभी भी पूरी तरह इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनका सुबह सुबह ज़्यादा लड़ने का मूड भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगली बार ध्यान रखना। अरे बिल्कुल शर्मा जी, अगली बार आपको हम खुद पूजा का विशेष जल छिड़क कर देंगे। शर्मा जी भून भुनाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। मनोहर जल्दी से घर के अंदर आता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। अंदर आकर जोर से हंसने लगता है। हे भगवान, ये कौन सा झूठ बोल दिया? और क्या करता,
दीदी जी का नाम आ जाता तो पूरा मोहल्ला हंसता। इतने में सावित्री बुआ भी अंदर आती है और दोनों को हंसता देख सवाल करती है। अरे किस बात पर इतना हंस रहे हो? कुछ नहीं दीदी जी, बस शर्मा जी का गुटखा स्नान हो गया। सावित्री बुआ जी को सब समझ में आ जाता है, इसलिए वो खुद भी हंसने लगती है। सावित्री बुआ का गुटखा प्रेम अमर है, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी जो दूसरे लड़के वाले घर आने वाले थे। दीदी जी, कल जब दूसरे लड़के वाले आएंगे तो आप खुद ही देख लेना, लेकिन ज़रा अच्छे से पेश आना। ऐसा ना हो कि पहले वालों की तरह इन्हें भी भगा दो। अरे पर दूसरा लड़का है कौन? दूसरा लड़का राहुल है, वो भी सरकारी नौकरी में है और उनके पिता दिनेश जी भी सरकारी अफसर हैं। पर लड़के की आदतें कैसी है? अभी तक तो कोई बुरी बात सामने नहीं आई है। वैसे भी कल जब परिवार आएगा तब सही से सब पता चल जाएगा। पर हाँ, अगर लड़के वाले नक चढ़े निकले ना तो मैं खुद उन्हें रिजेक्ट कर दूंगी। अगले दिन रोहन और उसके पिता दिनेश घर पहुंचते हैं। सावित्री बुआ का मूड ठीक था, लेकिन मनोहर को एक अजीब सा डर सता रहा था। अगर उन्होंने ऐसा वैसा बोल दिया तो, और उससे भी बड़ी चिंता थी सावित्री बुआ सच में बिना गुटके के रह पाएंगी क्या। ज्योति बिटिया बहुत संस्कारी लग रही है, हमें तो बहुत पसंद आई। जी, मैं भी ज्योति जी से बात कर सकता हूँ क्या? ज्योति शर्मा जाती है, लेकिन तभी बुआ जी बीच में कूद पड़ती है। अरे बेटा, पहले ये बताओ तुम्हारी सैलरी कितनी है? जी, मेरी तनख्वाह 50,000 रुपये महीना है। बस 50,000? अरे आजकल तो किराने की दुकान वाले भी महीने में इतना कमा लेते हैं। चलो छोड़ो, ये बताओ तुम्हें खाना बनाना आता है? जी, खाना? अगर मैं तुम्हारे घर आई और मेरी भतीजी घर में ना हो, मैं बीमार पड़ गई, तो क्या तुम मुझे खिचड़ी बनाकर दोगे? पर ये सब तो बहू का काम होता है ना। अरे वाह, मतलब बहू नौकरी भी करे, घर भी संभाले। पूरा माहौल गंभीर हो जाता है। मनोहर को पसीना आ जाता है। सरिता बार बार बुआ को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। तुम शराब तो नहीं पीते? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिगरेट? वो भी नहीं। तो क्या तुम दूध दही पीकर जिंदा रहते हो? अब तक दिनेश जी का चेहरा लाल हो चुका था। माफ कीजिए, हमें ये रिश्ता पसंद नहीं है। अरे पर क्यों? आपकी बहन बहुत अजीब सवाल कर रही है और हमें ऐसे माहौल में रिश्ता नहीं करना। इतना कहकर दिनेश और रोहन वहाँ से चले जाते हैं। बुआ जी ठहाका मार कर हंसने लगती है। मनोहर समझ जाता है कि बुआ को घर से किसी न किसी तरह रफा दफा करना ही होगा, वरना कोई भी अच्छा रिश्ता होना नामुमकिन हो जाएगा। सरिता, मैंने एक प्लान बनाया है दीदी जी को घर से भगाने का। कैसा प्लान? और दीदी जी इतनी आसानी से घर से चली जाएंगी क्या? दीदी जी खुद का कमरा तो खूब साफ सुथरा रखती है, पर हमारे घर में और इधर उधर गंदगी फैलाती रहती है। मैं समझ गया पापा, क्या करना है। कल से सब बुआ जी के कमरे में बैठेंगे और उन्हीं के कमरे में गंदगी करेंगे। जब वो शाम को सफाई करने बुलाएगी तो उनसे कह दिया जाएगा कि शामू घर पर नहीं है। ठीक है पापा, हम सब तैयार हैं और इस मिशन को पूरा करेंगे। पिछले 3-4 दिनों से सावित्री बुआ को घर में अजीब चीज़ें देखने को मिल रही थी जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। कभी किसी ने उनके बिस्तर पर चाय गिरा दी, कभी किसी ने गिले हाथ उनके सफ़ेद पर्दों में पोंछ लिए, किचन में जाती तो सिंक में गंदे बर्तन भरे मिलते। हर और उन्हें गंदगी और लापरवाही नजर आ रही थी। अरे शामू कहाँ मर गया? दीदी जी, वो तो बाहर किसी काम से गया हुआ है। शामू के व्यस्त रहने का सबसे ज़्यादा झटका सावित्री बुआ को लगता है। अरे ये घर के लोग तो पहले ऐसे ना था, अब क्या हो गया? धीरे धीरे बुआ जी को समझ में आने लगा कि अब ये घर उनके रहने लायक नहीं रहा। न सफाई का ध्यान, न कोई उनकी सुनता है। आखिरकार उन्होंने बिना किसी से ज़्यादा चर्चा किए मनोहर से 2 दिन में ही विदा लेने का फैसला कर लिया। इस तरह गुटखा प्रेमी सावित्री बुआ, जो पूरे घर में हुक्म चलाती और जगह जगह गुटखा थूकती, आप खुद ही वहाँ से विदा लेकर अपने घर रवाना हो गई।